हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के बारे में ए टू जेड कंप्लीट जानने वाले हैं। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस हमें कब आता है, इसका रिप्लाई कैसे किया जाता है, अगर ये नोटिस आपको आ गया है तो क्या इसमें कोई डरने की बात है, क्या डिपार्टमेंट आपकी स्क्रूटनी की ऑर्डर दे सकता है, डिफेक्टिव रिटर्न के प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, और क्या अगर ये नोटिस आपको आता है तो इसमें आपको कोई लेट फीस या पेनल्टी भी देनी पड़ती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जानेंगे डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस के बारे में। ये नोटिस हमें बेसिकली 2 वजहों से आता है और तीसरी वजह इसी असेसमेंट ईयर से स्टार्ट हुई है। बहुत से लोगों को तीसरी वजह की वजह से भी नोटिस आ रहा है। तीसरा रीज़न कौन सा है आपको आगे बताएंगे, और अगर आपको भी इस तीसरे रीज़न की वजह से नोटिस आया है तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस हमें बेसिकली 2 वजहों से ही आता है। पहला कि आपने 26 AS में जितनी भी आपकी इनकम रिपोर्ट हो रही है वो अपने ITR फॉर्म में नहीं दिखाई है। 26 AS के साथ साथ आपको अपने AIS स्टेटमेंट को भी चेक करना है। बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि AIS क्या होता है और 26 AS से ही ITR फॉर्म फाइल कर देते हैं, तभी आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। आपको अपने AIS और 26 AS दोनों से अपनी इनकम्स को मैच करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपका ITR फाइल होगा। अगर आपके 26 AS में या आपके AIS में कोई भी ऐसी इनकम रिपोर्ट हो रही है जो आपने अपने ITR फॉर्म में नहीं दिखाई है या कम दिखाई है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। अब मान लेते हैं कि आपने अप्रैल या मई में ही अपनी ITR को फाइल कर दिया था, बाद में आपका 26 AS अपडेट हो गया और उसमें मार्च क्वार्टर की सैलरी भी आ गई, साथ ही उसमें TDS भी आ गया। तो यहाँ पर मिसमैच हो गया। आपने जो ITR फाइल किया था उसमें कम इनकम दिख रही है, लेकिन आपके 26 AS में ज़्यादा इनकम रिपोर्ट हो रही है। इस वजह से आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आपने 26 AS के अकॉर्डिंग अपना ITR फाइल कर दिया, लेकिन आपके जो AIS स्टेटमेंट है उसमें आपकी सैलरी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी मिसमैच हो जाता है। आपके ITR फॉर्म में कम सैलरी दिख रही है लेकिन आपके AIS स्टेटमेंट में ज़्यादा सैलरी रिपोर्ट हो रही है, तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ जाता है। अगर AIS में ज़्यादा सैलरी आ रही है तो आपको रीज़न फाइंड आउट करना है कि ज़्यादा क्यों आ रही है। अगर सही है तो कोई बात नहीं, आप उसके अकॉर्डिंग ITR फाइल कर देंगे, लेकिन अगर वो गलत है तो आपको अपने AIS स्टेटमेंट में फीडबैक ज़रूर सबमिट करना है कि वो सैलरी आपकी वहाँ पे रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही है। फीडबैक कैसे सबमिट किया जाता है, ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आपके AIS में जो भी इनकम गलत रिपोर्ट हो रही हैं उसके लिए आप फीडबैक ज़रूर सबमिट करिए। सबसे पहले आप फीडबैक सबमिट करेंगे, उसके बाद आप अपनी ITR को फाइल करेंगे। अगर आपने पहले ITR फाइल कर दी और बाद में फीडबैक सबमिट किया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने पहला रीज़न तो देख लिया कि अगर आपने इनकम कम रिपोर्ट की है तो आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। इसके बाद दूसरा रीज़न क्या है? दूसरा रीज़न होता है गलत ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना। बहुत सारे सैलरीड एम्प्लॉयज़ ITR 1 पहले भी फाइल करते थे, आज भी ITR 1 फाइल कर रहे हैं, लेकिन सैलरी के साथ साथ जो उन्होंने अदर बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने लगे या शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने लगे, वो सब चीज़ें उन्होंने इग्नोर कर दी, वो ITR में छुपा दी, सिर्फ अपनी सैलरी इनकम को रिपोर्ट कर दिया। लेकिन AIS में आपका सारा डेटा रिफ्लेक्ट हो जाता है कि आप कहाँ पर शेयर ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको कहाँ से कंसल्टेंसी की फ़ीस आ रही है। अगर आपने GST का रजिस्ट्रेशन नंबर लिया हुआ है तो आपका टर्नओवर और आपकी GST की परचेज़ सारी आपके AIS में रिपोर्ट हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो आपको सही ITR फॉर्म का सिलेक्शन करना है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे है, FNO है, साथ में सैलरी भी है, तो आपको ITR 3 फाइल करना है। लेकिन अगर आपका सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करते हैं, आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं, साथ में सैलरी भी आ रही है, तो आप ITR 2 फाइल करेंगे। बिजनेस रिसीट्स हैं आपकी जिस पर कि TDS डिडक्ट हो रहा है, साथ में सैलरी भी है, तो आप ITR 4 सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर अपनी कंसल्टेंसी इनकम दिखा सकते हैं। ITR 1 को सिर्फ वही लोग फाइल करते हैं जिनकी कि सिर्फ सैलरी इनकम है और कोई दूसरी इनकम नहीं है। अदर सोर्सेज इनकम दिखा सकते हैं और सैलरी इनकम दिखा सकते हैं, साथ ही हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल वैल्यू आ रही हो तो वो दिखा सकते हैं। इसके अलावा ITR 1 में कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया जाता है। इन 3 चीज़ों के अलावा अगर आपकी कहीं से भी इनकम आ रही है तो आप ITR 1 फॉर्म का सिलेक्शन नहीं करेंगे।
तो ये 2 मेन कारण होते हैं डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आने के। पहला कि आपने अपनी इनकम्स कम रिपोर्ट की हैं, 26 ईयर्स में ज़्यादा हैं, और आपने आईटीआर फॉर्म में सैलरी कम दिखाई है। और दूसरा मेन कारण होता है कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म का सिलेक्शन किया है। इसके अलावा जो तीसरा कारण है जिस वजह से इस वाले असेसमेंट ईयर में बहुत सारे लोगों को डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आ रहा है, वो है सेक्शन 194N की वजह से। सेक्शन 194N में आपका टीडीएस डिडक्ट करता है बैंक अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा जाके कैश विड्रॉल करते हैं। सेक्शन 194N के लिए आईटीआर 2 को फाइल किया जाता है और जितना भी टीडीएस आपके कैश विड्रॉल पे डिडक्ट हुआ है वो पूरा आपको रिफंड हो जाता है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आपके एआईएस में कैश विड्रॉल के लिए जो सेक्शन दिया हुआ है वो 194N है, लेकिन आपके फॉर्म 26AS में जो टीडीएस का सेक्शन है कैश विड्रॉल के लिए वो सेक्शन 194NF है। सेक्शन 194NF को शायद इस बार का पोर्टल डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। लास्ट ईयर तक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। 194NF को भी कंसिडर किया जाता था और उसे एज अ इक्विवेलेंट टू 194N मानकर ही आपका कैश विड्रॉल का टीडीएस रिफंड हो जाता था। लेकिन इस बार 194NF की वजह से यहाँ पर डिफेक्टिव रिटर्न के नोटिस आ रहे हैं। अगर आपको भी कैश विड्रॉल के लिए डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आया है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर हमने 3 कारण डिस्कस कर लिए जिनकी वजह से डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस आता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। अगर ये नोटिस आपको आता है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको नोटिस पर जाना है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, अग्री और डिसअग्री। अग्री पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ ऑफलाइन यूटिलिटी का ही ऑप्शन आता है। ऑफलाइन यूटिलिटी में आप यहाँ पर जेसन फाइल बनाकर अपलोड करेंगे और इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोबेबल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है, द करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट हैज़ टू बी मेड बाय फाइलिंग अ करेक्टेड रिटर्न एंड डिस्क्लोजिंग द कंप्लीट रिसिट्स एज पर फॉर्म 26AS। आपको एक करेक्टेड रिटर्न फाइल करनी है जिसमें कि आप सारे डिस्क्लोजर्स करेंगे एज पर योर फॉर्म 26AS। AIS भी वो यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है कि AIS और 26AS दोनों से आपका आईटीआर फॉर्म मैच करना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप या तो ऑफलाइन यूटिलिटी यूज़ करना चाहते हैं तो आप जेसन फाइल बनाकर अपलोड करेंगे, और अगर आप ऑफलाइन से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर देंगे। दोनों ही मेथड में आपको करेक्टेड वाला आईटीआर फाइल करना है। आपको करेक्टेड आईटीआर फाइल करना है जिस वजह से आपका ये नोटिस आया है, आपको वो रीज़न पॉइंट आउट करना है और करेक्टेड आईटीआर को यहाँ पर फाइल करना है। कुछ लोग यहाँ पर डिसअग्री पर भी क्लिक कर देते हैं। जब अग्री पर क्लिक करने पर उन्हें समझ में नहीं आता कि यहाँ क्या करना है तो वो डिसअग्री पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारा आईटीआर बिल्कुल सही है, ये नोटिस गलत है। पर ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपने यहाँ डिसअग्री पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर कोई रीज़न नहीं बताया तो बहुत सारे केसेस में यहाँ पर स्क्रूटनी के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। साथ ही अगर एक बार आपको ये नोटिस आ जाता है तो आप जो दोबारा करेक्टेड अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई भी गलत क्लेम किया, कोई भी फेक डिडक्शन दिखाया या फिर से अपनी इनकम को कम करके दिखाया तो बहुत चांसेस हैं कि आपको दोबारा नोटिस आ जाए या फिर स्क्रूटनी का नोटिस भी आपको आ सकता है। डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। लास्ट ईयर तक डिफेक्टिव के लिए ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास सिर्फ रिवाइज का ऑप्शन अवेलेबल है। आप रिवाइज कर सकते हैं आईटीआर को, और आपको रिवाइज आईटीआर बिल्कुल उसी तरह से फाइल करनी होती है जिस तरह से आप अपनी ओरिजिनल आईटीआर को फाइल करते हैं। सिर्फ यहाँ पे सेक्शन चेंज हो जाता है। सेक्शन 139(5) के अंदर रिवाइज आईटीआर फाइल होती है। साथ ही इसे ई-वेरीफाई भी 30 डेज़ के अंदर कर लेना चाहिए। अगर आपके नोटिस की डेट निकल चुकी है तब भी आपके पास रिवाइज का ऑप्शन अवेलेबल है। 31 दिसंबर तक आप अपनी आईटीआर को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की। इस नोटिस के आने के बाद जो हम अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उसको प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। तो अगर आप यहाँ पर ऑफलाइन यूटिलिटी से करते हैं, यहाँ पर जेसन अपलोड करते हैं तो आपकी आईटीआर जल्दी प्रोसेस हो जाती है। लेकिन अगर आप रिवाइज आईटीआर फाइल करते हैं तो रिवाइज आईटीआर के प्रोसेस होने में उतना ही टाइम लगता है जितना कि आपकी ओरिजिनल आईटीआर को प्रोसेस होने में लगता है। अगर आपकी ओरिजिनल आईटीआर को प्रोसेस होने में 10 दिन लगे हैं तो रिवाइज आईटीआर को प्रोसेस होने में भी 10 दिन लगेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ ऑफलाइन मेथड से करते हैं, जेसन अपलोड करते हैं, तो हो सकता है कि 3 से 4 दिन के अंदर ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाए।
अगर हम रिफ़ंड की बात करें तो रिफ़ंड आने में यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आपने सही से अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया है, सारे आपके इनकम हेड्स एज़ पर 26A रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आपने आईटीआर फॉर्म सही सेलेक्ट किया है, तो रिफ़ंड अगर आपका बन रहा है तो वो आ जाता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। और अगर आपने इनकम कम रिपोर्ट की है तो आपका एडिशनल टैक्स बनेगा, वो आपको चालान के थ्रू पे करना पड़ेगा। साथ ही क्योंकि 31 जुलाई क्रॉस हो चुकी है तो आपका जो टैक्स लायबिलिटी आपकी निकल कर आएगी उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सभी कुछ लगभग डिस्कस कर लिया डिफेक्टिव रिटर्न के बारे में। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही अगर हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दोनों आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।